नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। 2024 के चुनावों की तैयारी तो अभी शुरू हो चुकी है, उसके पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इन चुनावों में पोस्टर्स, फिल्मों का प्रचार, पौराणिक चरित्रों की एंट्री, ये सब हो चुका है। न्यू इंडिया में 7 सिरों वाले रावण का पोस्टर बीजेपी लेकर आई है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि शिशुपाल के अत्याचार का घड़ा भर गया है। पीएम मोदी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि रामनवमी हो या परशुराम जयंती, कांग्रेस शासित राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें आती हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी ऐलान कर दिया है कि राजा जा रहा है। जी हां, देश में अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की हलचल है, लेकिन इस हलचल का असर केवल इन 5 राज्यों पर नहीं दिख रहा है, बल्कि पूरे देश में नए नए विशेषणों और अलंकारों से सजे भाषणों की गूंज सुनाई दे रही है। पिछले कई सालों की तरह सोशल मीडिया पर अभी से चुनावों की तैयारियां भी दिखने लगी हैं। चुनावों की इन तमाम उठापटक से आज इस कार्यक्रम में हम आपको परिचित कराएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं प्रियंका गांधी के भाषण का ये हिस्सा। हमारी तरह बहुत नेता चुनाव के समय खास तौर से आपके सामने आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं। मैं भी सुन रही थी। आज सुबह जब मैं उठी, मैंने कहा मैं देखती हूँ मोदी जी क्या भाषण दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि जो जो हम कहते हैं वही वो कहते हैं। हम कहते हैं उन्होंने घोटाले किए, वो कहते हैं हमने किए। हम कहते हैं हमने विकास किया, वो कहते हैं उन्होंने किया। हम कहते हैं हमने रोजगार दिलाए, वो कहते हैं उन्होंने दिलाए। तो मैं सोच रही थी कि ये तो भाषण तो सभी सेम कहते हैं, वही भाषण है, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और इस बीच सच्चाई क्या है? हाँ, मुझे मालूम है। मैं यहां आ रही थी तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, नौजवान खड़े थे, मैंने पूछा कि भाई क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है? कहने लगे राजा जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? कहने लगे कि इस बार हम। तो प्रियंका गांधी का कहना है कि मध्य प्रदेश का भविष्य ये है कि राजा जा रहा है। वैसे वहां के लोगों ने ये कहा, ये वो बोल रही हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, महाकाल लोक में घोटाला हो सकता है। जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है तो क्या समय नहीं आ गया है कि इनको बदल डालने का? शिशुपाल के अत्याचार का घड़ा भर गया है। तो इस तरह से प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी, शिवराज सिंह और कुल मिलाकर बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया। आपको बता दूं कि आज प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के मोहनखेड़ा में थी, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, आदिवासी, दलित और महिला अत्याचार जैसे तमाम मुद्दों पर 18 सालों की बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। 2 साल तो इसमें कांग्रेस के थे, इसलिए उसे हटा दिया। ये बाइट भी प्रियंका की सुन लेते हैं। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का? बताइए। तो प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के लिए जबरदस्त तरीके से गरजी। तो वहीं पीएम मोदी आज फिर से राजस्थान में थे
इस बार उनकी सभा जोधपुर में थी, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया और इतना तक कह दिया कि जब दंगे हो रहे थे तो सरकार कहां थी। सुनते हैं मोदी जी के भाषण की कुछ लाइनें। तब यहाँ के मुख्यमंत्री क्या यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। और वो तो आपके सीएम बनने वाले कर रहे थे जब यहाँ हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। तो पीएम मोदी के भाषण में हमेशा ही कांग्रेस को घेरने वाली बातें रहती हैं। मुद्दा चाहे कोई भी हो, घुमा फिरा कर गलती कांग्रेस की होती है और यही सब आज पीएम ने किया। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी फिर से बीजेपी को बहुत घेरा है। उनके भाषण की कुछ और लाइनें सुना देते हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, सुन लीजिए। मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। और वो तो आपके सीएम बनने वाले नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। मैं तो कहती हूँ, छोटी हूं उनसे, कम अनुभव है, उम्र भी कम है, लेकिन एक छोटी सी सलाह दे देती हूँ, जितनी बार कांग्रेस का नाम 50 मिनट के भाषण में लेते हैं, विकास का नाम ले लीजिए। ये बता दीजिए कि 18 सालों में आपने इंदौर के लिए क्या किया, आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, कितने रोजगार बनाए, कितने घोटालेबाजों को पकड़ा, कितनों के पीछे ईडी डाल दी, कितने जेल में हैं, किसानों के लिए कितनी राहत दी, कितनी बिजली फ्री दी। लेकिन ये बात नहीं कर सकते। तो चुनावी मुद्दे वही हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, और इन्हीं पर दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को पूरी ताकत से घेर रहे हैं। चाहे पीएम मोदी हो चाहे प्रियंका गांधी, दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर भाषण दे रहे हैं। वहीं आज बीजेपी ने एक और चुनावी मुद्दा कांग्रेस के हाथ में दे दिया। बीजेपी ने अपने आधिकारिक हैंडल, ऑफिशियल हैंडल @BJP for India पर लिखा कि राहुल गांधी का लक्ष्य भारत को बर्बाद करना है। और इतना नहीं, धर्म और राम का विरोध करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी की एक मॉक फोटो भी शेयर की, जिसमें उन्हें रावण की तरह दिखाया और उसके नीचे लिखा, अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस। बीजेपी ने रावण की तरह राहुल गांधी को दिखा तो दिया, लेकिन इसमें रावण के केवल 7 सिर दिखाए, बाकी के 3 सिर कहाँ हैं ये तो बीजेपी ही बता सकती है। लेकिन अब सवाल भी उठने लगे हैं कि कहीं राहुल गांधी को इस रूप में दिखाकर बीजेपी ने चुनावी मौसम में सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया। बीजेपी राहुल में रावण को देख रही है, वहीं एनसीपी मुखिया यानी शरद पवार को राहुल गांधी में देश का भविष्य नजर आता है। आज उन्होंने एक कार्यक्रम में कह भी दिया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है और वो किसी दिन देश का नेतृत्व करेंगे। तो आज न्यूज पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी की मजबूती के आगे दब गई है बीजेपी, और क्या चुनावों में राहुल के नाम पर हो जाएगा बड़ा खेल। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी के भाषण की 1-2 लाइनें और सुनाना चाहती हूं, ये भी सुन लेते हैं। हो रही है, और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई तो सुना आपने, द वैक्सीन वॉर। ये फिल्म अभी पिछले हफ्ते ही आई है और अभी एक हफ्ते में भी बुरी तरह फ्लॉप रही है फिल्म। 10 करोड़ का भी बिजनेस नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। इसके पहले कर्नाटक चुनाव में भी द केरला स्टोरीज का प्रचार मोदी जी ने किया था। तो आज न्यूज़ पॉइंट में हम चुनाव से जुड़े इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ फिर से मौजूद है एक विशिष्ट पैनल। आइए उन सबसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, विजय शंकर सिंह जी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वामी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहती हूँ। द वैक्सीन वॉर का प्रचार करने पहुंच गए आज प्रधानमंत्री जी, और उधर प्रियंका गांधी भी आज खूब गरजी हैं, और इधर बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से जो राहुल गांधी को रावण की तरह दिखा दिया है, 7 सिर दिखाए हैं रावण के। क्या ये न्यू इंडिया का रावण है? 3 सिर कहाँ गायब हो गए? या फिर बीजेपी राहुल गांधी में 10 बुराइयां नहीं देख सकी जो उनके 10 सिर बता देती? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो वैक्सीन वॉर की वो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है और देश की जनता को ऐसा लगता है, जो इस समय देश के अंदर 9.5 साल में इतने वायरसेस उत्पन्न हो गए हैं और ये वायरसेस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी एक वैक्सीन की तरह काम कर रहे हैं। तो जो ये वैक्सीन वॉर है, ये मेरे ख्याल से प्रधान सेवक महोदय के दिमाग में छा गई है और उन्हें ये दिमाग में आ रहा है कि किस प्रकार से वायरस को ये वैक्सीन जो है खत्म कर रहा है। दूसरी बात आप ये देखिए, जो प्रियंका जी ने कहा और जो मोदी जी ने कहा, दोनों ने सही बात कही। उन्होंने कहा कि हमने रोजगार दिलाया। अपने शासनकाल में मनमोहन सिंह जी ने रोजगार दिलाया गरीबों को, मध्यम वर्ग को और मनरेगा के अंदर काम करने वाले बहुत ज्यादा गरीब लोगों को रोजगार दिलाया जी। मोदी जी ने भी रोजगार दिलाया। मोदी जी ने जो रोजगार दिलाया वो गुजराती पूंजीपतियों को दिलाया। चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ, वो अपने गुजराती भाइयों को और वहां के जो कारोबारी थे उनको दिलवाया। और ये दिखाया कि देखिए, दोनों के वर्ग अलग अलग हैं, दोनों के सेगमेंट्स अलग अलग हैं। जो कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का सेगमेंट है वो गरीब और मध्यम वर्ग का सेगमेंट है, और जो सेगमेंट जिसको रोजगार दिलाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, रोजगार, अब मेरे पास कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी सेल में 3-4 हजार नौजवानों की एक फौज है जिनको रोजगार दिलाया गया है कि किस प्रकार से फेक न्यूज को फैलाया जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से दुष्प्रचार किया जाए। और ऐसा आरोप लगता है, पुख्ता प्रमाण मेरे पास नहीं है, कि पहले शायद उनको 2 रुपए मिलता था, मुझे नहीं पता बढ़ोतरी हो गई या 2 ही रुपए अभी उनको मिलता है। देखिए, और तीसरी बात आप ये देखिए, जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन ये हो रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी के सुर बदल गए हैं। आपने राजीव कुमार जी की सीसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, सुनी, उसमें स्पष्ट रूप से राजीव कुमार जी ने कहा कि ये ईडी जो है इनको हमारे मार्गदर्शन में काम करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है चुनाव आयोग को भी ये समझ में आ गया है, क्योंकि अगर वीवीपैट के सारे मिलान होंगे, जो वोट हम लोग डालेंगे, तो एक प्रकार से ये बैलेट पेपर का ही चुनाव हो जाएगा। तो जो हेरा फेरी की सारी स्थिति थी और जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले रहा है और जिस प्रकार की सारी स्थिति हो रही है, तो इस समय जितनी भी गलतियां हो सकती हैं वो मोदी जी करवा रहे हैं, कर रहे हैं। संजय सिंह का जिस प्रकार से अरेस्ट हुआ, पत्रकारों का जिस प्रकार से उनको उत्पीड़न उनका हुआ, इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि जनता ये जागरूक हो रही है किस प्रकार से विपक्ष का, पत्रकारों का और जो भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, जो भी सामाजिक न्याय देश में चाहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं, उनको ये बंद करके उन पे ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कराना चाहते हैं। अब इन्होंने रावण का संदर्भ किया। आप ये बताइए कि जो राहुल गांधी, क्या रावण ऐसा था? मैं आपके दर्शकों श्रोता से पूछना चाहता हूं, क्या रावण ऐसा था कि वो कारपेंटर्स के यहां जाके उनके ढाबे से मंगाए हुए खाने को खाए? क्या रावण ऐसा था कि वो जो किसानों के वहां पे औरतों के साथ जाकर धान रोपे? क्या ऐसा था जो 4-4, 5-5 घंटे धान के खेत में काम करे, कारपेंटर्स की दुकान में काम करे? क्या ऐसा था रावण? अगर रावण ऐसा होता तो रावण का ये हश्र ना होता।
और क्या रावण ऐसा था कि देश की महिलाएं, बच्चियां जिस निर्भीक रूप से, जिस प्रकार से उनके कंधे पे अपना संबल ढूंढती हैं, अपने दर्द को बांटने की बात को महसूस करती हैं, क्या रावण ऐसा था? ऐसे तो भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण ऐसे थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण को रोका था। माननीय प्रधान सेवक महोदय, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी, जिन पे पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल भी कर दिया है और यह कह दिया है कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है कि लड़कियों का शोषण हुआ है, उस ब्रजभूषण शरण सिंह माने दुर्योधन को और दुशासन को जिसने बचाने का प्रयास किया, क्या वो रावण का प्रतिरूप नहीं है? और राहुल गांधी जो गरीबों को अपने गले लगा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, उनके जो कुली हैं उनके दुख दर्द को बांट ही नहीं रहे, उनकी 40% वेतन वृद्धि करा रहे हैं, क्या उसकी तुलना रावण से करके आप पूरे महाभारत और रामायण का एक प्रकार का दुष्प्रचार और हमारे सनातन धर्म पे एक प्रकार का आक्रमण नहीं कर रहे हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं। आपके श्रोता दर्शक अपने जो कमेंट थे उसमें मुझे बताएं। जी स्वामी जी। दीपक जी, आपके पास आना चाहती हूँ। राहुल गांधी को रावण बता दिया बीजेपी ने, और हम अपने आज के कार्यक्रम का शीर्षक भी हमने यही दिया है, हेडिंग यही दी है कि क्या चुनाव में राहुल के नाम पर हो जाएगा बड़ा खेल, क्योंकि बीजेपी घूम फिर कर राहुल गांधी पर ही आ गई है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या एक सत्तारूढ़ पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इस किस्म का ट्वीट जाना शोभा देता है? क्या ये उसके स्टैंडर्ड की चीज़ होनी चाहिए? और दूसरा सवाल, एक और बीजेपी ने राहुल गांधी को जो इतने समय से उनकी छवि खराब की, तो उसमें उनको बार बार एक तरह से कम ज्ञानी बताने की कोशिश की थी। पप्पू या नौसिखिया जैसे शब्द जो थे ये उसी का प्रकार हैं। लेकिन रावण के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो महाज्ञानी थे, अहंकारी भी थे, लेकिन महाज्ञानी रावण को कहा जाता है। तो बीजेपी ने क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आपको याद होगा कि कर्नाटक चुनाव में मोदी जी ने बजरंगबली का जिक्र किया था, बुरी तरह वहां पिट गई बीजेपी। अब राहुल गांधी को रावण बताकर क्या फिर से बीजेपी का वही हश्र होने वाला है? मित्र जी, देखिए, मैं एक बहुत पुराना पोस्टर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो शायद हमारे कहीं पर इसमें मिल भी जाएगा, अगर आपके प्रोड्यूसर्स को आप कहें तो शायद निकल आएगा। शायद 47 या 48 की बात होगी। हिंदू महासभा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी को रावण बताया था और उनके 10 सिर बताए थे, जिसमें नेहरू भी थे, जिसमें बहुत सारे हमारे जो उस समय के जो क्रांतिकारी जो लोग थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके वो 10 सिर बताए थे। आज वो समय आ गया है जब यही मोदी जी जो है हर 2 अक्टूबर को और 30 जनवरी को वो उन्हीं रावण के सामने जाकर शीश झुकाते हैं। नेहरू जी के सामने भी शीश झुका रहे हैं। जहां जाते हैं वहां ये बताया जाता है कि आप गांधी जी के देश से आए हैं, और लोग बड़े गौरवान्वित महसूस होते हैं। बाहर का हर व्यक्ति आकर जहां पर आता है भारत में, तो सबसे पहले वो राजघाट पर जाता है। और तो और आज से लगभग समझिए कि 70 साल पहले जिस व्यक्ति को आपने रावण बताया, मतलब आपकी मातृ संस्था ने, आज उस राजघाट के चारों तरफ आपको अपने जो वैश्विक G20 के जितने भी नेता आए थे उनके सामने आपने उन सबको ले गए, आपने सबका माथा नवाया। हालांकि मोदी जी नहीं जग कहते तो भी सारी दुनिया जो है वो गांधी के आगे शीश नवाती है। लोगों को कम से कम महत्व मालूम है, चाहे मोदी जी को या मोदी जी के जो समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग हैं, उन्हें शायद गांधी का महत्व नहीं पता। लेकिन इतिहास जो है समय पर निश्चित रूप से न्याय करता है। जैसे आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता था, वो मौनी बाबा हैं और ये हैं वो है। उस समय मनमोहन सिंह जब रिटायर हो रहे थे, अपने जब पद को छोड़ के जा रहे थे, मतलब उनके 10 साल पूरे हुए, तो उन्होंने कहा था कि इतिहास जो है वो मेरे साथ दयालु होगा और न्याय करेगा। तो मुझे लगता है कि कई बार आप किसे राम कहते हैं, किसे रावण कहते हैं, देखिए पौराणिक कथाओं के साथ हालांकि बहुत ज्यादा हमको वर्तमान संदर्भों को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन चूंकि भारत जो है एक धर्मप्राण यहाँ की जनता है, लोगों की बहुत सारी चीजें जो है उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। आज भी हम सबसे अच्छा राज्य कहते हैं तो उसको राम राज्य कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश हमारा होना चाहिए, अगर उसकी पराकाष्ठा जो होगी वो राम राज्य की होगी। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी सबसे अच्छी न्याय व्यवस्था के बारे में जब भी बात कही तो वो चाहते थे कि भारत में राम राज्य हो। तो इस तरीके से पौराणिक चीजों से, पौराणिक संदर्भों से तो हमारा जुड़ाव है ही है। आपको याद होगा कि राजेंद्र माथुर जी ने किताब लिखी थी भारत के बारे में, तो उन्होंने यही कहा था कि भारत जो है वो अपने पौराणिक जो बहुत सारे स्वरूप है, राम के बारे में विशेष रूप से उन्होंने लिखा था कि राम के ईश्वरीय अवतार से चाहे उसका बहुत ज्यादा संदर्भ हो या ना हो, लेकिन एक पौराणिक जो संदर्भ है राम का, उसको हमेशा
भारत की जनता डिराइव करती है और उससे प्रेरणा लेती है। आप आज जिसको रावण कह रहे हैं, तो अब आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन लोग अब जानने लगे हैं इन चीज को कि आप किसी को रावण कह दें, किसी को कुछ कह दें। आपको याद होगा कि संसद भवन के अंदर एक बार बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री है रेणुका चौधरी जी, जब वो किसी बात पर हंसी थी तो उसके बारे में बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया था मोदी जी ने और कहा था कि बहुत समय के बाद जो है हमें ऐसी हंसी सुनने को मिले रामायण की। तो ये जिसको हम कहते हैं कि एक तो बड़ा ही बैड टेस्ट जिसको बोला जाता है, जिसके पास बहुत अच्छे संदर्भ न हो, बहुत अच्छा इतिहास का उसको ज्ञान न हो, वो ही व्यक्ति जो है इस तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों को ले जाकर जोड़ता है, चाहे वो खुद को राम बोले या किसी और को रावण बोले, दोनों ही हास्यास्पद होता है। तो ये जो चीजें हैं ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, और जिस तरीके से ये एक उनकी खींच बौखलाहट जो है उससे भी निकली हुई बात है कि आप एक प्रतिद्वंदी को अगर आप इस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसको रावण बताते हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड इससे जो होता है वो सामने आता है। इससे देखिए राहुल ना तो किसी के कहने से रावण बन जाएंगे, रावण कितने साल पैदा हुए इसके बारे में लोगों को नहीं पता, उसके और कब वो हुए, वाकई हुए नहीं हुए, वो अपनी अपनी सबकी आस्था की बात है। तो ये सब चीजें जो है ये बताती हैं कि आपकी बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं। देखिए मध्य प्रदेश में ही की अगर हम बात करें, राजस्थान में सबको पता है कि राजस्थान में भी हालत खराब है कांग्रेस की, तो इसकी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद मध्य प्रदेश में खराब है, छत्तीसगढ़ में खराब है, तेलंगाना में भी वो कहीं पर मुकाबले में भी नजर नहीं आ रही। तो इस सारी बौखलाहट जब कहीं न कहीं निकलेगी तो यही बातें सामने आएगी। मध्य प्रदेश की केवल एक बात बता दूं कि देखिए पिछले साल की रिपोर्ट थी सितंबर 2022 की, जब बताया गया था कि वहां पर भ्रष्टाचार के 529 बड़े मामले सामने आए थे जो पिछले 2-3 सालों से पेंडिंग थे। और उसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी ने यह कहा है कि किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को न तो सजा दी गई न तो उसको विभाग से बाहर किया गया। तो आपके सामने ये ठोस संदर्भ है। दूसरी तरफ आप अगर किसी को रावण कह देने से आप कोई छूट नहीं जाएंगे, जो आपके ऊपर आरोप लगने हैं वो लगते रहेंगे। अब प्रियंका ने जो बात उठाई है निश्चित रूप से सामने जा रही है, और वहां के लोग जानते हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी वहां बैठे वहां की स्थिति को और बेहतर बता सकते हैं। तो हर जगह जो स्थिति लगातार भारतीय जनता पार्टी की खराब होती जा रही, मोदी अकेले पड़ते जा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट से निकली ये सब चीजें हैं। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जो कई तरह की चीजें जो सामने ला रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, उसके उनकी छवि सुधर रही है, तो उनकी छवि को फिर से बिगाड़ने का ये एक खेल है। लेकिन मुझे अब लगता नहीं कि भारत की जो विवेक है वो जागृत हो चुका है, वो अच्छे बुरे की समझ उसमें आ गई है। तो किसी के कहने से कोई रावण नहीं बन जाएगा, कोई अपने आप को राम घोषित कर दे तो राम नहीं हो जाएगा। सौमित्रा जी। जी दीपक जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहती हूँ। आप मध्य प्रदेश में हैं और आज प्रियंका गांधी का वहाँ जोरदार भाषण हुआ। हमने सुना कि बड़े तंज भरे लहजे में उन्होंने मोदी जी को, बीजेपी को घेरा है। आप क्या कहेंगे? आज उन्होंने जिस तरह ये कहा कि वो कांग्रेस की ही, उन्होंने नकल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसका मतलब ये निकल रहा था कि हम जो कहते हैं वही बात मोदी जी कह रहे हैं। और उन्होंने मोदी जी से खुद को ये भी बताया कि मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, अनुभव में छोटी हूँ, लेकिन फिर भी विकास की सलाह दे दी। उन्होंने वो आदिवासी क्षेत्र में आज थी और उन्होंने टंट्या भील को आज उनको नमन के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, वो जैन समुदाय के उसमें भी गई। तो ये तमाम चीज़ों को जोड़ने का काम प्रियंका गांधी कर रही हैं। ग्वालियर में जब वो आई थी जुलाई में, तब भी उन्होंने वहाँ ज़बरदस्त अपने भाषण दिए थे और चुटकियों में चाहे सिंधिया जी हों चाहे शिवराज सिंह हो, सबको घेर लिया था। तो आज के प्रियंका गांधी के इस भाषण के बाद और जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की बौखलाहट बढ़ रही है, आप क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी ने मोहनखेड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये एक जैन तीर्थ स्थल है और आदिवासी जिले धार में है जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों में तीसरी बार आज मध्य प्रदेश का दौरा किया। पिछले 8 महीनों में लगभग 4 दर्जन बार वो मध्य प्रदेश आ चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह बौखलाए हुए हैं, किस तरह वे मध्य प्रदेश पे ध्यान दे रहे हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज एक बात कही कि हम जो बातें करते हैं वही बातें प्रधानमंत्री करते हैं। हम विकास की बात करते हैं तो ये विकास के दावे करते हैं, हम भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं तो ये भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं। एक और बात नरेंद्र मोदी ने कही
संयोग से प्रियंका गांधी का भाषण पहले हो गया, नरेंद्र मोदी का भाषण करीब 3 घंटे बाद हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जनधन, आधार, इन 2 चीजों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिया। उन्होंने कहा कि हमारी ये योजनाएं थी और टेक्नोलॉजी, मोबाइल या इंटरनेट, तो इन 3 चीजों में से 2 चीजों का श्रेय तो केवल और केवल राजीव गांधी जी को जाता है या कांग्रेस की सरकारों को जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति की, जिन्होंने आधार को प्रधानमंत्री, कांग्रेस के शासन में आधार जब आ रहा था तो यही बीजेपी थी जो आधार का विरोध कर रही थी। लेकिन अब ये कहने लगे कि देखिए हमने ये काम किया। प्रियंका गांधी ने आज ये बात भी कही कि ये सरकार भ्रष्टाचार की बातें करती है, लेकिन 250 से ज्यादा घोटाले हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में कभी ईडी वाले नहीं छापा मारते। छत्तीसगढ़ में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं। तो लगता यह है कि ईडी के हिसाब से मध्य प्रदेश का विलय अभी भारत में होना बाकी है, तब यहाँ की सरकार ध्यान देगी कि मध्य प्रदेश में कितने भ्रष्टाचार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बड़ी दिलचस्प की। उन्होंने कहा कि ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। इसका आशय यह हुआ कि अगर गरीबों का पैसा लूट कर आप बीजेपी में आ जाते हैं, या बीजेपी के नेता अगर गरीबों की लूट करते हैं, गरीबों के धन की लूट करते हैं, गरीबों का पैसा लूटते हैं, तो उन्हें कोई बात मैं नहीं कहूंगा। ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जिस तरह का दुष्प्रचार आज शुरू किया, वो भी बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, तो वो शर्मनाक है। देखिए, जब जैसे अभी दीपक जी ने कहा कि जब आपके पास किसी की आलोचना करने के लिए कोई तथ्य नहीं होता, तो आप अनावश्यक बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई सुर ताल नहीं होता। तो इसी तरह की बातें प्रधानमंत्री ने आज की है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी जनता से मिल रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे बीजेपी बौखलाई हुई है। जिस तरह अपना राब्ता बना रहे हैं राहुल गांधी आम वर्ग के लोगों से, चाहे मैकेनिक हो, कुली हो, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, सब्जी बेचने वाला हो, किसान हो, ये सब राब्ता बनाने की कोशिश से बीजेपी बौखलाई हुई है। और उसे लगता है कि हमारे नेता जो सार्वभौमिक नेता हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, वो तो इस तरह करते नहीं। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में बैठे होते हैं, वो अपने 8,000 करोड़ के विमान में होते हैं, वे कभी सड़क पे आते नहीं हैं। वो सड़क पे आते हैं तो वो 25 करोड़ की कार में आते हैं, जिसके पास फटकना भी किसी आम आदमी तो दूर, बीजेपी के एक सांसद के भी हिम्मत की बात नहीं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना एक बीजेपी के सांसद के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में अगर राहुल गांधी आम लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द जानते हैं और उस दुख दर्द की बात करते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की झंडी है। बीजेपी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का ये कि साधारण से लगने वाली बातें वो बीजेपी पर भारी पड़ जाए। बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती है, लेकिन सारे भ्रष्ट लोगों को उसने संरक्षण दे रखा है या उनकी पार्टियों से तालमेल बिठा रखा है। ये बातें भी प्रियंका गांधी ने आज अपने भाषण में इशारा किया। और मुझे लगता है कि इस देश के मतदाता बहुत जागरूक हैं, वो जानते हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि मैं जब आ रही थी तो नौजवान से पूछा कि क्या होने वाला है, तो लोगों ने कहा कि राजा जाने वाला है, राजा जा रहा है। तो राजा कौन है इस देश में? जनता का आशय है कि राजा मतलब वही राजा है जो आम लोगों से कटे हुए हैं, हवाई जहाज से नीचे पैर नहीं उतरते, 2 करोड़ का पेन रखते हैं, 2 लाख का चश्मा पहनते हैं, 2 लाख का पेन रखते हैं, 15 लाख का सूट पहनते हैं और हजारों करोड़ के घर में रहते हैं। तो लोगों को स्पष्ट लग गया। दूसरी बात है कि प्रियंका गांधी ने जिस इलाके में आज जनसंपर्क किया है या कार्यकर्ताओं से मिली है, वो जैन धर्म का एक प्रमुख स्थल है और आदिवासी इलाके में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री का नाम लेने में शर्म आती है, क्योंकि वे यहाँ आके उनकी योजनाओं का उद्घाटन करते लेकिन सीएम का नाम नहीं लेते। वे महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल में उनकी वाहवाही हुई है, पर लोग जानते कि 10 साल तक उस पर अमल नहीं होगा। हमारे नेताओं के, हमारे मतलब कि सब भारत के बीजेपी के नेता, सरकार के नेताओं का अहंकार बढ़े तो उनको सबक सिखाएं
ये जवाबदारी आपकी है, मतदाताओं की है। और मध्य प्रदेश की या सरकार में एक चीज है कि हर चीज में खाने की परंपरा है, चाहे वो पोषण आहार हो बच्चों का, वो खा जाएंगे, मिड डे मील हो खा जाएंगे, बच्चों का एडमिशन हो उसमें पैसे खा जाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान, स्कॉलरशिप, नौकरी, बांध, कोई चीज नहीं छोड़ते जहां वो पैसा नहीं खाते। उन्होंने महंगे राशन की बात की, महंगे सिलेंडर की बात की, वे सारी बातें कि जिसका जनता से ताल्लुक है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन किया। उन्हें लगता है कि स्मारक बनाने से ही आदिवासियों का कल्याण हो जाएगा, पिछड़ों का कल्याण हो जाएगा। और ये बातें लोगों को समझ में आ रही है कि स्मारक आप बना दीजिए, स्मारक बनाने से उस वर्ग का भला नहीं होगा जब तक कि उस वर्ग के लोगों को शिक्षा ना मिले, रोजगार के अवसर ना मिले, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। तो प्रियंका गांधी ने व्यापक भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण दिया। प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पे थे लेकिन उनका भाषण चुनावी था। प्रियंका गांधी चुनावी अभियान में थी लेकिन उन्होंने चुनाव की बात कम की, बीजेपी और प्रधानमंत्री पर हमले ज्यादा किए। जी सर्वमित्रा जी, प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार प्रशांत जी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जो मॉर्फ तस्वीर दी गई है आज बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से, ट्विटर हैंडल से, और उसमें उनको रावण के सात सिरों के साथ वाला रावण बताया है राहुल गांधी को। प्रकाश जी कह रहे हैं कि मोदी सरकारी खर्च पर चुनावी भाषण दे रहे हैं। आज जोधपुर में उन्होंने भाषण दिया, फिर वो मध्य प्रदेश के दौरे पर भी थे और हर जगह उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। साथ ही आज उन्होंने जोधपुर में, अच्छा अभी हमारी ये प्रोडक्शन टीम बता रही है कि दीपक जी ने एक फोटो की बात की थी गांधी जी को, ये देखिए आप लोग, गांधी जी को रावण के रूप में दिखाया गया और उनके जो बाकी चेहरे जो है, रावण के जो बाकी सिर जो हैं उसमें नेहरू जी और बाकी मौलाना आज़ाद और पटेल, ये तमाम उनके उस समय के स्वाधीनता सेनानी जो हैं, जो महान लोग थे, उनको रावण की तरह, ये हिंदू महासभा का मेरा ख्याल है, ये उसका ये काम है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि आज राहुल गांधी को रावण की तरह बताया। न्यू इंडिया है मोदी जी का, तो उसमें रावण के सिर 10 से घट के 3 सिर घट गए हैं, 7 सिर वाला रावण था। बहरहाल मोदी जी ने आज वैक्सीन वॉर फिल्म का प्रचार भी कर दिया। हमने बताया कि कर्नाटक चुनाव के वक्त उन्होंने द केरला स्टोरीज का प्रचार किया था। प्रशांत जी, बीजेपी हमेशा चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी मानी जाती रही है जब पुराना दौर था। ये नए युग की बीजेपी है, इसके चाल चरित्र और चेहरे के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जो हम बात कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो जनता के बीच नहीं जुड़ पा रही है। राहुल गांधी से उसकी तकलीफ शायद यही है कि राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी को ऐसा करने से कौन रोक रहा है? कौन उसके हाथों को रोक रहा है कि वो क्यों नहीं जा सकते? मोदी जी क्यों अपने लाखों की गाड़ी से उतरकर गरीबों के बीच पैदल क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या तकलीफ है उनको, या फिर ये कोई उनकी रणनीति है? नहीं, रणनीति क्या होगी, लेकिन सर्वमित्रा जी, पहली बात तो ये कि देश की जनता को ये सोचना है कि उन्होंने देश का प्रधानमंत्री चुना है या प्रचार मंत्री चुना है। जी, अभी दीपक जी बात कर रहे थे कि सरकारी खर्च पे रैलियां कर रहे हैं। प्रकाश जी, आप देखिए ना कि हाँ प्रकाश जी, तो 3-4 दिन का ही अगर आप उनका प्रोग्राम निकालें और आप देखें कि वो कहाँ कहाँ गए, छत्तीसगढ़ गए, तेलंगाना दूसरी बार गए आज, उसके बाद मध्य प्रदेश में वो लगातार है, राजस्थान है। वो भाषण क्या दे रहे हैं उस पर मैं आता हूँ 1 मिनट में। जी, प्रधानमंत्री जब भी जाता है तो 2 हवाई जहाज चलते हैं साथ में, गाड़ियां चलती, पूरा प्रशासनिक अमला चलता, हेलीकॉप्टर होते हैं। इतना ये टैक्स पेयर का जो पैसा है, एक दिन में करोड़ों रुपया जनता की कमाई का पैसा जी, ये चुनावी भाषण में क्यों खर्च हो रहा है? ये जनता को सवाल पूछना चाहिए। अगर वो तेलंगाना गए और राजस्थान गए या जहां भी जा रहे हैं, बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने क्या काम किया वहां पे? क्या उनको देश की जनता ने रैलियां करने के लिए चुना है? ये सवाल देश की जनता को सोचना चाहिए। अब हम 21वीं शताब्दी की डेमोक्रेसी में हैं,
कम्युनिकेशन के युग में है, सबको मीडिया की रिपोर्ट्स मिलती हैं। आज मेरे पास रिसर्च नहीं है, कल मैं इस प्रोग्राम में जब आऊँगा तो मैं इसका रिसर्च भी लेकर आऊँगा कि प्रधानमंत्री की एक दिन की ट्रिप में कितना सरकारी खर्च होता है। सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उसमें क्या वो थी गड़बड़ियां कि कुछ पुलिस वाले लगाए गए थे रायबरेली की उनकी मीटिंग में, जो स्टेज की बल्लियां खोद रहे थे, बल्लियों के लिए गड्ढा कर रहे थे। ये था अनऑफिशियल यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी उपक्रम का बेजा इस्तेमाल। ये था। सर्किट हाउस में पीडब्ल्यूडी के वो ठहर गई थी एक दिन के लिए। इन वजहों से इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हो गया था। पहली और आखिरी प्रधानमंत्री जो कोर्ट के विटनेस बॉक्स में जाके खड़ी हुई थी, एक्यूज बॉक्स में, पर्सनल अपीयरेंस। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, कपड़े कितने चेंज करते हैं एक दिन की रैलियों में, कभी आपको दूसरे कपड़े नहीं मिलेंगे। उनको कपड़े पहनने का शौक है, इतनी सैलरी मिलती है कि वो पहन सकते हैं वो कपड़े। उस पर मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं, लेकिन जनता के पैसे पर आप प्रचार कर रहे हैं। कौन सी परियोजना की समीक्षा करने गए आप वहां पे? किस ऑफिशियल टूर पे गए आपने? गए तो मुख्यमंत्री से मिले कि नहीं मिले? ऐसी कौन सी समीक्षा होगी जो कि बिना मुख्यमंत्री के और बिना चीफ सेक्रेटरी के उस राज्य को के मिले हुए हो सकती है? जी। प्रशासन में लंबा समय बिता चुके सिंह साहब बताएंगे कि प्रधानमंत्री भी अगर कहीं जाता है और वो किसी योजना की समीक्षा करता है तो वहां पे स्टेट का जो ब्यूरोक्रेसी है वो जाएगी ना वो। तो ये हमको सोचना होगा, इस देश की जनता को सोचना होगा कि ये करोड़ों रुपया रोज क्यों खर्च हो रहा है रैलियों में। एक बात। दूसरी बात कि देखिए प्रधानमंत्री का जो स्तर उतर है, वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, एक बात नहीं कर रहे हैं वो कि आबादी के हिसाब से आप जनता को हक देंगे कि नहीं देंगे। और इस बात को हम लोग समझ ले क्योंकि बिहार का कास्ट सर्वे अब आ चुका है और कास्ट सेंसस की डिमांड कांग्रेस कर रही है, दूसरी पार्टियां कर रही है, इंडिया गठबंधन की। घबराए हुए उससे जी। और उस घबराहट में वो रोज नया कुछ लेकर आ रहे हैं। आज तेलंगाना में उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत जो है, अगर जितनी जिसकी आबादी जितना उसका हक, तो दक्षिण भारत जो है डिलिमिटेशन में सीटें गंवा देगा बहुत सारी लोकसभा की। वो जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? डिलिमिटेशन सेंसस के बाद होगा। सेंसस तो आप करा नहीं पाए, जनगणना करा नहीं पाए। आजादी के बाद पहली बार ये हो रहा है कि जब जनगणना नहीं हो पा रही है। 71 की लड़ाई में भी जनगणना नहीं रुकी थी। तमाम आपदाएं आई इस देश में, जनगणना नहीं रुकी थी। बाढ़ आई, भूकंप आया, न मालूम क्या क्या बीमारियां आई, जनगणना नहीं रुकी कभी भी। जनगणना रोक दी क्योंकि प्रशासनिक तैयारी नहीं है, प्रशासनिक माइंडसेट नहीं है, देश के लिए काम करने की इच्छा नहीं है। और जनगणना ना होने का मतलब क्या है? कि जनगणना ना होने का मतलब यह है कि अगले 10 साल तक आपकी नीतियां का कोई दिशा नहीं होगी। जहां लोगों को पानी की कमी होगी वहां पे कुआं नहीं बनेगा, जहां पानी इफराज होगा वहां कुएं खुदेंगे। ये हालत होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी का हाथ पैर टूट गया हो और डॉक्टर बिना एक्सरे के इलाज करे जी। तो वो हड्डी टूटेगी दाएं हाथ की, बाएं हाथ में चढ़ा देगा प्लास्टर। बिना जनगणना के ऐसा विकास होगा जी।
तो ये मोदी जी कोर इश्यूज को, नेशन बिल्डिंग के कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जाति जनगणना के कोर इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं उसका कारण है, उसका कारण यह है कि आरएसएस और बीजेपी ये मनुवाद के संगठन हैं, ये हिंदू अपर कास्ट वर्चस्व को बनाए रखने वाले संगठन हैं और ये नहीं चाहते हैं कि तमाम समाज के जो 90% लोग हैं, अब तो तय हो गया ना बिहार से कि 10% ही है ना हिंदू अपर कास्ट, यानी 4 जातियां, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और वैश्य। तो ये 4 जातियां, भूमियार, ये 4-5 जातियां 10% ही है बिहार में। ये इस 10% का बीजेपी को 90% वोट मिलता है, बाकी लोगों को वो रेवड़ियां बांटते हैं, वादे जुमले देते हैं। तो ये जो जुमलेबाजी है इसको बंद करें, सीधे सीधे बताएं कि जाति जनगणना आ गई है, हम इसके हिसाब से विकास करेंगे। मैं डेटा बता चुका हूं कई बार यहाँ पे कि कितना यूनिवर्सिटीज में या सरकारी महकमों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे मीडिया हो, मीडिया में इतना जहर क्यों है? मीडिया में जहर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे भरमार है 90%, 80%, 90% हिंदू अपर कास्ट लोगों की। रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया गया, दुनिया के किस देश में नहीं है। सर मित्रा जी, अगर आप आधे घंटे के लिए भी CNN देख लीजिए और उसमें 2 या 3 एंकर बदल जाए तो आपको कोई एशियन मिल जाएगा, कोई गोरा मिल जाएगा, कोई जो है वो ब्लैक मिल जाएगा वहां पे। बिल्कुल। ये डाइवर्सिटी यहाँ क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि बेईमानी है और बीजेपी इसको एड्रेस नहीं करना चाहती जानबूझ के। जिस दिन एड्रेस करेगी, इनको जिसने बनाया है वो इनको उखाड़ के फेंक देगा जी। अगर मोदी जी में साहस है, अगर 56 इंच है वास्तव में उनके अंदर, अगर कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो वो इस देश में जिनका हजारों साल से शोषण हुआ है उनको इंसाफ देने की बात करें। ये इधर उधर की बात नहीं घुमाए कि कांग्रेस ने ये कर दिया और कोई कार्टून बना दिया, कोई मॉफ करके पिक्चर बना दी। ये सब हम लोग क्लास 9 क्लास 10 में किया करते थे जी। ये बचकानी चीजें हैं। इससे इस देश की जनता, आपने राहुल गांधी को रावण की तरह बना दिया तो कल सारे लोग रावण की तरह राहुल गांधी को देखने लग जाएंगे। बड़ा भोलापन है भाई, इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जी। कल भी राहुल गांधी कहीं जाएंगे तो राहुल गांधी का स्वागत होगा। तो मोदी साहब कोर इशू को एड्रेस करें, वो कोर इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं और ये हताशा है जी। चाहे वो 3 राज्यों के चुनाव हो जो विधानसभा के आने वाले हैं, चाहे वो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो जी। सरमत्रा जी, ये चुनाव अब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही होगा। उसको मोदी जी जितना भी तोड़ मरोड़ रहे हैं, कुछ भी नाटक कर रहे हैं, वो उसी मुद्दे पर होगा और उस पे जो परफॉर्मेंस जो करेगा वो लाल किले से भाषण देगा अगला जी। विजय जी, आपके पास आना चाहती हूँ। एक और है बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति। आज हमने जो शुरू में बाइट सुनाई थी पीएम मोदी की, जिसमें वो राजस्थान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जब दंगे हो रहे थे तो सरकार कहाँ थी। क्या ये सवाल उन्हीं पर नहीं आता कि जब दिल्ली में या देश के और भी हिस्सों में इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी है, मतलब तब सरकार कहाँ थी? बीजेपी पर भी ये सवाल उठता है। दूसरी बात जो प्रशांत जी अभी कह रहे थे कि ये बचकानी हरकतों पर उतर आए हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे 2 दोस्त एक दूसरे को छेड़ने के लिए, या अभी यहाँ तो दोस्ती की बात ही नहीं है, ये तो दुश्मनों की तरह करते हैं, उसको बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं बीजेपी जो है। तीसरी बात ये जो है, प्रशांत जी कह रहे हैं सामाजिक न्याय पर अगला चुनाव होगा। हमने ये देखा कि अभी विधानसभा चुनाव की हलचल है, लेकिन उसका असर जो है पूरे देश पर पड़ता दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि 2024 के चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और ये तमाम टैक्टिक्स जो हैं ये उसी कड़ी में चल रही हैं। चाहे वो फिल्म का प्रचार करना हो, चाहे कांग्रेस को कोसना हो, चाहे राहुल गांधी को लेकर उनकी छवि खराब करना हो, लेकिन कांग्रेस भी मजबूती से अपने एजेंडे पर डटी हुई है। खबर आई थी कि
यूपी में 9 अक्टूबर को काशीराम जी की जो पुण्यतिथि होने वाली है, उसमें दलितों के लिए कार्यक्रम कोई कांग्रेस शुरू करने जा रही है। तो ये एक तरह से बड़ा जवाब क्या होगा बीजेपी को और साथ ही बीएसपी को, क्योंकि मायावती जी ने अभी कह दिया है कि वो गठबंधन नहीं करेंगी और इंडिया के साथ नहीं आएंगी। तो इंडिया के साथ मायावती नहीं आ रही, लेकिन दलितों को टारगेट करने का काम जो है कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। तो आप अभी इन चुनावों की तैयारियों को और इसमें बीजेपी के इन कामों को किस तरह से देखते हैं? क्यों बीजेपी, जो प्रशांत जी कह रहे थे कि प्रैक्टिकल चीजें जो होनी चाहिए वो करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति मोदी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप प्रधानमंत्री जी का कोई भी चुनावी भाषण जी बिना धार्मिक प्रतीकों के नहीं ढूंढ सकते। चाहे वो चुनाव कर्नाटक में हो, चाहे वो चुनाव एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में होने वाला हो, चाहे वो चुनाव मिजोरम में होने वाला हो, चाहे वो लोकसभा 19 का चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव हो, इनकी पूरी कोशिश रहती है कि धार्मिक प्रतीक बहस के केंद्र में आए और असली मुद्दों से ध्यान भटकाएं। राहुल गांधी जी को रावण के रूप में प्रचारित करने का जो कार्य किया है, ये कोई नया काम नहीं है। दीपे बड़ा सही पॉइंट आउट किया, और अभी कार्टून भी हमने देखा। ये अग्रणी का कार्टून था 1945 में, जब महात्मा गांधी को रावण का एक सिर बनाया जा सकता है, तो राहुल गांधी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ भी राहुल गांधी को बनाते रहे, कोई बात नहीं। जैसे इन्होंने कहा हनुमान जयंती, राम नवमी, एक और त्योहार का नाम लिया और कहा कि राजस्थान में पथराव होता है, लेकिन ये इन्होंने नहीं कहा कि राजस्थान में इनकी सरकार आएगी तो ये क्या करेंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जब बात होती है व्यापम घोटाले की, 18 साल के बीजेपी शासन की उपलब्धियों की, तब इनकी चुप्पी आ जाती है, तब ये आ जाते हैं धार्मिक प्रतीकों में। कर्नाटक में जब बात उठी थी भ्रष्टाचार की, 40% पेसीएम 40% की, उस समय जब हंगामा हुआ था भ्रष्टाचार को लेके, तब बजरंग बली को ये ले आए। इस समय देश के सामने सबसे ताजा और बड़ा मुद्दा है जातीय जनगणना, जो बिहार सरकार ने घोषित किया। उसको लेकर नए समीकरण बन रहे हैं, नई चर्चाएं हो रही हैं, और जिस तरीके से ओबीसी में अपने हक के लेकर एक जागरूकता हो रही है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, चाहे आप नजरअंदाज करने की कोई कितनी भी कोशिश कर ले। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश रहती है कि वे केवल उन्हीं मुद्दों को उठाएं जो धार्मिक मुद्दे हों, पौराणिक प्रतीकों से जुड़े हों, जिन पर धर्म के बहस हो सके। उसका कारण ये है कि इनका पूरी एक्सपर्टीज, इनकी पूरी पढ़ाई इन्हीं धार्मिक मुद्दों पर ही है। ये विकास की बात नहीं कर सकते, ये जनहित की बात नहीं कर सकते, ये आदिवासी उत्थान की बात नहीं कर सकते, ये विकास के उस मॉडल की बात नहीं कर सकते जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी की प्राथमिकता हो। इनके लिए विकास का मॉडल 10 लेन, 12 लेन, 14 लेन की बड़े बड़े हाईवेज हैं। हाईवे बनाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हाईवे से उतरते ही जब आप गाँव में जाएं 4-5 किलोमीटर दाएं या बाएं, तो उन गाँव में अगर आपको पीएचसी तक भी न मिले, खटिए पर लाद कर, डोली में लाद कर 10-10 किलोमीटर पैदल लोग ले जाएं, तो ऐसी स्थिति में इस विकास का मतलब क्या है? इस बारे में मैं कांग्रेस से, जो भी उनके नेतागण हैं, उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा, या पूरे इंडिया गठबंधन से, कि प्रधानमंत्री जी का ये दांव कि हर चीज राजनीतिक मुद्दे, हर चीज धार्मिक मुद्दे पर आए, धार्मिक प्रतीकों पर आए। अब रावण क्यों लाया गया है? जैसे ही रावण के प्रतीकों पर बात होगी, कुछ और बात उधर होने लगी। जब आप माइथोलॉजी या पौराणिक या धार्मिक मुद्दों में घुसते हैं, तो उसमें अंतहीन विस्तार है, कुछ भी कह सकते हैं, और पता नहीं कौन सी चीज किसको बात हो कर दे और कब वो इश्यू बन जाए। तो ऐसे चीजों से बचना चाहिए। जब वो धार्मिक प्रतीकों की बात करें, रावण की बात करें, राम की बात करें, इतिहास के उन पन्नों की बात करें जिसमें कि अब गर्व छिपा है, जिसमें बराबर ये बात करते रहते हैं, तो उनको घेर के यही लाना चाहिए कि 2014 में जो आपने वादे किए थे उसका क्या हुआ, 2019 में जो आपने वादे किए थे क्या हुआ। जब बात पुलवामा की हो तो ये कहा जाए पुलवामा हुआ, जब बात 370 की हो तो ये हुआ कि 370 के
इतने दिनों बाद 2019 से 370 आपने संशोधन किया और आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रुका क्यों नहीं? जब बात कानून व्यवस्था की हो तो बात मणिपुर की जाए कि आज मणिपुर में सामान्य स्थिति भी नहीं हो पा रही है। बीजेपी के दफ्तर फूंके जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हो रहा है। जब बात भ्रष्टाचार की जाए तो व्यापम की बात की जाए। जब ये बात करें कि हमारी गारंटी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जैसे मैं सुन रहा था एक बार वो कह रहे थे कि मेरा तो इतना ताप है कि कोई भ्रष्टाचारी उस ताप के कारण आ ही नहीं सकता। अब वो ताप है या अमलगमेशन है कि भ्रष्टाचारी आ रहा है, उस ताप से पिघल जा रहा है, उन्हीं में शामिल हो जा रहा है। तो इन सब चीजों की बात है, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, विधानसभा के इलेक्शन तो सर पर ही है और लोकसभा भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर इन मुद्दों पर नहीं घेरा गया तो ये फिर कंट्रोल में नहीं आएंगे और इनके घेरने का सबसे बड़ा उपाय यही है, आर्थिक मुद्दों पर रहें, जनहित के मुद्दों पर रहें, रोजी रोटी शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पर रहें। और ये बात को समझ रहे हैं, बीजेपी बात को समझ रही है। एक बात और, ऐसा नहीं है कि मोदी शाह के आपसी जो बीजेपी को वर्चस्व लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई तबका असहज नहीं है। यहाँ भी असहजता है और भारी असहजता है, लेकिन स्थिति है कि वो अपनी असहजता अभी खोल के नहीं ला पा रहे। जरूर कुछ न कुछ, जैसा कि लोग उम्मीद करें और मुझे भी उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को या जहां किसको अपने आप चुनाव लड़ना है, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में इंडिया गठबंधन है नहीं, तेलंगाना में भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसकी बड़ी भूमिका ये है कि वो अपने आप को जनहित के मुद्दे पर ही रखे और पूरे जिन मुद्दों पर हरियाणा, हिमाचल और कर्नाटक में थी। जी, विजय जी की आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी। विजय जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को मुद्दों पर टिके रहना चाहिए, उन्हें रोजी रोटी की बात करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी हर बात को घुमा फिराकर धार्मिक एंगल दे देते हैं। उन्होंने बड़ा सही पॉइंट उठाया और मैं भी अपनी बात उसमें जोड़ना चाहती हूँ कि जब आज उन्होंने दंगों की बात की और उसमें ये सरकार कहाँ थी, ये वाला क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये सवाल तो मोदी जी से भी किया जा सकता है कि आप कहाँ हैं अभी तक, क्यों आप मणिपुर नहीं जा रहे, क्यों मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं। और क्या राहुल गांधी को लेकर ये तमाम तकलीफ इसीलिए है क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर भी जा रहे हैं और हर उस तबके के बीच जा रहे हैं जो किसी न किसी तरह के कष्टों से घिरा हुआ है, और राहुल गांधी ही लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। इसीलिए शरद पवार को उनमें एक बड़ा नेता दिखाई दे रहा है जो देश का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन बीजेपी को उनमें रावण दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, अमलेंदु जी? देखिए सर मित्रा जी, इसमें तो अब जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी बुद्धि है और जिसकी जैसी भावना है, उसको वैसी ही चीज़ दिखाई देगी। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर रावण भरे पड़े हैं तो उनको जो दूसरे में रावण दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वच्छ राजनीति करना चाहती है तो पहले जो उसके यहाँ रावण भरे हुए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस की चार्जशीट भी दाखिल है, उन रावणों का पहले दहन करे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद फिर आकर के इन प्रतीकों की बातचीत करे। मुझको ऐसा लगता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक तो भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो रावणों की ही भरमार है। जो जितना बड़ा रावण है वो उतना ऊंचे कद पे वहाँ नेता है, उतने ऊंचे कद का। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी समस्या है कि उसको जो रावण दिखाई पड़ते हैं और रावण वहाँ बहुत सारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो राक्षसों को रावण ही सब दिखाई पड़ेंगे तो वो दिखाई पड़ रहे हैं, वो उनका अपना मसला है, वो किसको क्या देखते हैं। बहरहाल जो पोस्टरबाज शुरू हुआ कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का, इसमें तो ठीक है, कांग्रेस ने भी अपना शुरू किया, उसका जवाब तो कांग्रेस की तरफ से आ गया, तो मुंह दानव करके आ गया उनका। तो अब भाई जब आप दूसरे को रावण बताएंगे, कोई दूसरा आपको भी फिर दानव बताएगा, तो ये चीज़ें सब शुरू हो गई। और अब कौन उसमें जो अच्छा पोस्टर किसका बना है और कौन उसमें रावण असली दिखाई पड़ रहा है और कौन उसमें असली दानव दिखाई पड़ रहा है, तो ये तो चित्रकारों की अपनी बात है और जनता की समझने की बात है, कौन किसको रावण समझ रही है, कौन किसको दानव समझ रहा है। जो असली बात है, जो मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनता को कष्ट देने वाले नेता के तौर पे अब जाने जा रहे हैं, और राहुल गांधी जनता के कष्टों को हरने वाले या जनता के कष्टों को सुनने वाले नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। आप देखिए कि जब राहुल गांधी आनंद विहार गए कुलियों के बीच में, और हमारी संवाददाता जब वहाँ कुलियों से बात करने के लिए गई तो वहाँ एक ऑटो रिक्शे वाला मिला और उसने बड़ी अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी की पक्की और रही, और उसने एक वाक्य कहा, वो वाक्य से आप जो है जो देश का मेहनत कश आवाम है उसके मर्म को समझ सकते हैं।
उसने कहा कि राहुल गांधी, अगर हम गरीबों की बात सुन रहे हैं तो ये राजनीति हो गई, यानी हम गरीबों की अगर बात सुनने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है। तो ये मर्म जो है, ये हर मेहनत कश आवाम का जो है, जो जिसके पास जरा सी भी जो राजनीतिक समझदारी है, उसका ये मर्म है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चूंकि सोशल मीडिया में बहुत रहते हैं, वो बताते भी रहते हैं कि वो सोशल मीडिया में बहुत वीडियो देखते रहते हैं और देखते भी हैं। चूंकि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे तो एक यूट्यूबर का नाम लेके कह रहे थे कि वो, मतलब नाम नहीं दिया उन्होंने, इशारों में कहा कि वो डंडा लेकर के घूमते रहते हैं लगा करके, तो वो पता है कि नमक का कुछ जिक्र किया था। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी देखते रहते होंगे, देखा होगा वायरल, तो वो देखते ही रहते हैं। तो प्रधानमंत्री को ये जनता की जो ये आवाजें आ रही हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को उनको सुनने का वक्त आ गया है, क्योंकि वोट पड़ने में ज्यादा समय बचा नहीं है। क्योंकि जनता जब अपनी पे आती है और फिर जब अपने कष्टों का उसको लगता है कि 5 साल में यही मौका मिला है और अगर अब नहीं बदला लिया गया तो 5 साल फिर जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा। आप इसको बर्दाश्त करना कि झेलना, जो अच्छी बात लगे प्रधानमंत्री को, जो शब्द में अच्छा लगे उसको समझ लें, तो जनता फिर उसके लिए फिर तैयार हो जाती है। मुझे लगता है कि जनता इसके लिए तैयार हो रही है और प्रधानमंत्री को इस चीज़ को समझना चाहिए कि उनकी सारी नीतियां जो है किस तरीके से बड़े औद्योगिक घरानों के लिए, खासतौर से कुछ पूंजीपतियों के हित में है। ये बात अब जनता समझने लगी है। अभी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा कच्चा समर्थक था, तो दूसरे लोगों को चुप करा रहा था, कह रहा था कि नहीं, मोदी जी देश नहीं बेच रहे हैं, देश तो गुजराती बेच रहे हैं, मोदी जी के दोस्त है वो बेच रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, कच्चा समर्थक मोदी जी का, वो कह रहा है कि देश तो बिक रहा है पर मोदी जी नहीं बेच रहे, मोदी जी के दोस्त बेच रहे हैं, गुजराती बेच रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी समझ रहा है कि देश बिक रहा है और जनता भी समझ रही है कि देश बिक रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझ रहा है कि मोदी जी बेचारे निरीह हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उनके दोस्तों ने उनको घेर दिया है। जनता समझ रही है कि मोदी जी जो है वो अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं और इस तरीके से देश बिक रहा है। तो ये कुल मिलाकर के जो है ये जनता जो समझ रही है, ये सारी चीजें आ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री बहुत बुझे से दिखाई पड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज जाकर के राजस्थान में जो सब बातें कही और कहा कि कांग्रेसी क्या कर रहे थे जब चल रहा था, भाई तो आपसे भी तो पूछा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं मणिपुर में? मणिपुर में आप भी तो क्या किया थे कि मणिपुर को जो है कांग्रेसियों ने छोड़ दिया था और इसलिए छोड़ दिया था कि यहाँ से सिर्फ 2 सीटें आती हैं, तो यहाँ क्या ध्यान देना है, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से रिश्ता है, मैं आता रहूंगा। प्रधानमंत्री बताएं कि कब कितना गए हैं वो मणिपुर में, और मणिपुर चल रहा था, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री संसद में बोलने के लिए जब आए मणिपुर पर, तब आए जब आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, और उस अविश्वास प्रस्ताव पे भी आप जो है 1.5 घंटा बातें करते रहे, इधर उधर की, जब विपक्ष आपका बहिष्कार करके जाने लगा तब आप मणिपुर पे आकर के 2 लाइनें बोले। तो ये कुल मिलाकर के जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चूंकि वन वे ट्रैफिक उनका है और वो वन वे जो है बातें करते रहते हैं, दूसरे को सुनने की उनकी क्षमता है भी नहीं उनके अंदर, और हो भी नहीं सकती है। जो मन की बातें करता है वो दूसरे की सुनने की क्षमता रखता नहीं है, उनके अंदर क्षमता है भी नहीं। अब वो जनता की क्या सुनेंगे जब अपनी पार्टी के नेताओं की नहीं सुनते हैं, तो आप यही जाता है किसी की नहीं सुनते हैं, बहुत कुछ गोपनीय उनका रहता है। तो ये कुल मिला के उनका जो परेशानी है प्रधानमंत्री को समझी जा सकती है, और ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए अब एक चीज जो समझ में आ रही है, मुझे लगता है जो प्रशांत जी ने कहा बिल्कुल बात सही है कि अब ये चुनाव धीरे धीरे जो है, वो चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ये अब जातिवार जनगणना और सबको सबकी हिस्सेदारी जो है उसकी तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री दक्षिण में जाकर के अगर कह रहे हैं कि साहब दक्षिण का कम हो जाएगा, तो दक्षिण वाले तो पहले से ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो करने जा रही है, नई संसद जो बनाई जा रही है, इसके पीछे जो सब कुछ है वो दक्षिण का हिस्सा कम करने का है। तो प्रधानमंत्री तो जाकर के जो दक्षिण के लोग कह रहे हैं उस पर जाकर के मोहर लगा करके आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है दक्षिण का हिस्सा कम करने के लिए जा रहे हैं। तो जो आपने जो महिला आरक्षण आप जो लेकर के आए और आपने जो सेंसस जोड़ा है और फिर आपने जो प्रपोर्शन की बात की, वो साफ साफ बात जाहिर होती है कि आप दक्षिण का हिस्सा जो कम करना चाहते हैं। तो दक्षिण में तो ये हो ही रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को दक्षिण में कौन सुनेगा नहीं सुनेगा ये अलग का मसला है। मुझे लगता है कि आपको प्रधानमंत्री को दक्षिण में सुनने जा रहा है, और उत्तर में भी स्थितियां जो जैसे जैसे दशहरा पास आता जा रहा है, चूंकि रावण का वो पोस्टर शेयर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी अब रावण को जलाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और अब तक जो कष्ट जनता ने सहे हैं उन कष्टों के लिए जो है वो निवारण करने के लिए जनता बढ़ेगी उस तक। तो प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि अब जनता जो है वो जागरूक हो रही है और आपकी झांसों में आने वाली नहीं है। तो कुल मिला के परिस्थितियां यही, बाकी भारतीय जनता पार्टी समझती है कि नहीं समझती है, उसे अपनी नीतियों पे और अपने कारगुजारियों पे ज्यादा भरोसा है, तो उनका मसला है कि उनको भरोसा है कि नहीं है। लेकिन जनता को मूर्ख समझना जो है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है। प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को जनता को मूर्ख समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। समझते हैं जी, जनता के विवेक को अगर कोई चुनौती देगा तो मुंह की खाएगा।
कुल मिलाकर इस बातचीत का सार फिलहाल यही लग रहा है। स्वामी जी, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी हम अमलेंदु जी भी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए और प्रधानमंत्री को मुद्दों की बात करनी चाहिए, जिससे कि वो लगातार बचते जा रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी हैं जो हमेशा मुद्दों की ही बात कर रहे हैं, और यही सारी तकलीफ जो है बीजेपी को राहुल गांधी से हो सकती है। राहुल गांधी को रावण बताकर बीजेपी ने क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि चुनाव में ये दांव अगर उल्टा पड़ गया तो 2024 के चुनाव पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि शरद पवार भी बोल चुके हैं कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे। और अभी यूपी से लेकर, अभी हम यूपी की बात मैंने की थी कि काशीराम पुण्यतिथि पर कांग्रेस वहां पर एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, और ये भी बताया है कि राहुल गांधी काशीराम की सोच से प्रभावित थे, यानी दलितों को अपने पाले में लेने की कोशिश कांग्रेस की शुरू हो चुकी है। ये तमाम मुद्दे मिलकर क्या राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बनाए? राहुल गांधी बड़े नेता बन चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा से, लेकिन अभी भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 भी शुरू होने वाला है, और उसके पहले बीजेपी की इस तरह की हरकत क्या बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है? नहीं, देखिए, आप लोग जो है मोदी जी की मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। अब मोदी जी से आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो मुद्दों की बात करें? देखिए, मुद्दों की बात वो कैसे करें? जो रोजगार की स्थिति है वो देश के अंदर सब जानते हैं, कैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, कैसे सरकारी नौकरियां नहीं मिली, किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में एमएसएमई बर्बाद हुआ जो कि 80% रोजगार उपलब्ध कराता है, किस प्रकार से वो परेशानी में पड़ा। लोगों ने जो देखा कि मेन मुद्दे ये हैं देश के कि हमारे अंदर जो विसंगतियां हैं, जो अमीर और गरीब की, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और 3री बन जाएगा, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि देश के 90% लोगों की आमदनी कम हो रही है और 2-3% लोगों की आमदनी बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि देश की आमदनी तो बढ़ रही है, देश की 90% जनता की आमदनी घट रही है। अच्छा, एक देखिए, अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा किस प्रकार की विसंगति है। लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का जो कोरिलेशन है वो पूरी तरह से गलत सिद्ध हो रहा है, और ऐसी स्थिति में आप मेन मुद्दे पे कैसे अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे? मोदी जी लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो घर की गृहिणी है, जो घर का पिता है, मुखिया है, जो घर का बच्चा है, जो पढ़ लिख के जिसको नौकरी नहीं मिली है, वो आज के तारीख में हिंदू मुसलमान में कैसे उलझ सकता है? वो कैसे घृणा विद्वेष कर सकता है और कैसे दोबारा वोट दे सकता है दोबारा अगर उसने गलती की? क्योंकि जब वो देख रहा है कि उसके घर की आमदनी नहीं बढ़ रही है, जब उसके घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, जब उसका जीवन का स्तर कम होता जा रहा है, जब उसकी सेविंग के रेट कम होते चले जा रहे हैं, जो वो प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालता चला जा रहा है, और वो ये देख रहा है कि देश के 2-3% लोग जो हैं धनाढ्य होते जा रहे हैं, और वो भी वो लोग धनाढ्य हो रहे हैं जो एक प्रदेश के हैं, और इसके नाम पर आप देश के उन विपक्षी दल जो कि इंडिया के कंसेप्ट ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उन्हें आप रेड करके जेल के अंदर भेज देते हैं, और जो लोग भ्रष्ट हैं उन पे आप कोई कार्रवाई नहीं करते। तो धीरे धीरे देखिए, जो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम लोग सोच रहे थे, आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल है, अब उन्होंने जो बात कही है, धीरे धीरे सबका अवचेतन मन जो है वो बाहर निकलेगा। जितने सरकारी विभाग हैं उनका भी मन निकलेगा। जो पुराने पुश्तैनी आरएसएस वाले हैं उनकी बात आप छोड़ दीजिए, उनका जो एक प्रकार की घुट्टी उन्होंने पी है उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन देश की जनता ये समझ रही है, ये अपवर्ड क्लास भी समझ रहा है कि अगर सामाजिक न्याय नहीं हुआ तो ये देश के साथ एक बहुत बड़ी और उनके लिए खुद के लिए समस्या हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सोशल जस्टिस है, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। देखिए, अगर आपकी अपनी कंपनी को अच्छा चलाना है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए बेसिकली ए मंत्रा फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ योर यूनिट। उसी प्रकार से देश की संरचना के लिए, देश की शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि आप सामाजिक न्याय दें, और ये गोलमोल बातें कर कर, लोगों को बहकाने का प्रयास कर कर और अनर्गल बात करके लोगों को भटकाने का प्रयास ना करें। वास्तविकता यह है कि भारत जैसे देश में सोशल जस्टिस की आवश्यकता है। जिनको अधिकार नहीं मिले हैं उन्हें अधिकार मिलने की आवश्यकता है, और ओबीसी को उनका जो अधिकार 63% का है उन्हें मिलना चाहिए, और जो अल्पसंख्यक हैं या जो दलित हैं उनको सभी समभाव से, सद्भाव से देखना चाहिए।
हिंदू मुसलमान, उच्च वर्ग नीच वर्ग और जो ये सारी छुआछूत की चीजें हैं, इनको छोड़कर जो हमारी एक बहुत प्रकार की बहुआयामी संस्कृति और सभ्यता है, उसको साथ लेके चलने की आवश्यकता है, जिसमें नॉर्थ इंडिया का आर्यन कल्चर भी साथ चले, द्रविडियन कल्चर भी साथ चले, बाबा साहब भीमकर की जो भावना है वो भी चले, और सबका समन्वयन और समभाव सद्भाव से ही देश आगे बढ़ सकता है। जी स्वामी जी। प्रशांत जी, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात स्वामी जी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जब तक ये आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा भी पूरी नहीं हो सकती। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये टैगलाइन थी 2014 में मोदी जी की। कुछ साल बीते सत्ता के, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात आई, उसके बाद पेंशन्स की भी बात आई, लेकिन अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले रामलीला मैदान में जिस तरह से लाखों लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर धरना दिया। तो क्या बीजेपी एक एक करके अपने एजेंडे पर, अपनी पुरानी बातों पर खुद ही फेल होती जा रही है, और क्या आने वाले चुनाव में ये उसकी सबसे बड़ी तकलीफ हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है वो मोदी जी को एग्जॉस्ट करने की है, कि इनको थका दो। इंडिया गठबंधन किसी भी दिन, उसने कोई दिन तय कर रखा है कि वो किसी भी वक्त अचानक से वो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम शुरू करेगा। कोई अटैक चेन्नई से होगा, कोई कलकत्ता से होगा, जैसे कल मैं बात कर रहा था, कोई महाराष्ट्र से होगा जी। अब मोदी साहब क्या कर रहे हैं कि रोज वो कुछ ना कुछ बोलकर सारे अपने जो पत्ते हैं, अपने जो आमरी है, उसको खाली कर रहे हैं। जब इनका तमंचा, पॉलिटिकल तमंचा खाली हो जाएगा तब वो आएंगे, तो वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं उनको। और ये मोदी साहब की एक टैक्टिकल गलती है। गलती इसलिए है कि अब मोदी साहब ने खुद किया ये। आप 5 साल पहले, 4 साल पहले आप जाकर देखिए तो आपको ये लगेगा कि बीजेपी का जो प्रचार तंत्र था बीजेपी का, वो बहुत उसमें फैलाव था। कई मुख्यमंत्री थे, दूसरे नेता थे, कभी सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे, वेंकैया नायडू उप राष्ट्रपति बनने से पहले थे, तमाम राजनाथ सिंह और लोग, सबका पत्ता साफ हो गया है। अब केवल मोदी साहब हैं। आप देखिए, अगर पिछले 8-10 दिन में तो आपको अमित शाह भी कम दिखाई दे रहे हैं जी। आपको जेपी नड्डा भी कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा का होना ना होना बराबर है, वो अपना स्टेट नहीं बचा पाए तो बाकी जगह बीजेपी को क्या बचाएंगे। लेकिन आप देखिए कि वो अकेले हैं मोदी साहब, और उनका, जैसे मैंने पहले कहा कि उनका लाइन से उतर चुके हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, और अभी थोड़ी देर पहले उसका एक सबूत मिला, लोगों में डर खत्म हो रहा है। वो गोरख पांडे की एक कविता है, तो उसमें अगर उसको ट्विस्ट करके मैं कहूँ कि तानाशाह का सबसे बड़ा डर ये होता है कि लोग उससे डरना ना छोड़ दें। अभी अदालत में पेश होते वक्त आज संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह ने कैमरों के सामने कहा कि मोदी अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते हैं। तो अब संजय सिंह एक आम आदमी पार्टी, एक छोटी पार्टी जिसकी 2 जगह सरकारें हैं, वो इतनी बड़ी बात कैसे कह देंगे? वो इतनी बड़ी बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पीछे अब केवल अरविंद केजरीवाल नहीं है, उनके पीछे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है, स्टालिन है, ममता बनर्जी है, तमाम और लोग हैं, तो लालू यादव है, नीतीश कुमार है। तो ये ताकत है इंडिया गठबंधन की। तो इसलिए संजय सिंह कोर्ट में पेश होते वक्त कैमरों के सामने कह रहे हैं कि मैं नौकर से नहीं डरता हूं, मोदी अडानी के नौकर हैं। और अडानी पर बोलने की वजह से ही वो उनके ऊपर एक केस हुआ है।
बड़े डिजाइन से वो केस जो है आंध्र प्रदेश से चलते हुए यहाँ आया है कि किस तरीके से सरकारी गवाह किसी को बनाया गया बचाने के लिए, और उस सरकारी गवाह ने के बयान के आधार पर संजय सिंह को किया गया। वो सरकारी गवाह कौन बना है, उद्योग बिजनेसमैन, वो किसका करीबी है, वो पॉलिटिकल रिश्ते क्या हैं, ये सब भी आएगा, 1-2 दिन ही में सामने आ जाएगा, जिसका ताल्लुक आंध्र प्रदेश की राजनीति से है। तो 1-2 दिन में वो भी जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन मोदी साहब को ये चिंता होनी चाहिए कि लोगों ने अब उनसे डरना छोड़ दिया है जी। और ये उनके लिए जो है परेशानी की बात होगी। अब आप देखिए, अगर संजय सिंह ने आज ये बोला है तो आप देखिए कि ये तो बाढ़ लग जाएगी लोगों के बोलने की। और देखिए, सामाजिक न्याय का जो मैंने पहले कह दिया कि सामाजिक न्याय पे तो अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो रिपोर्ट आई, अभी दूसरी रिपोर्ट आनी है, और दूसरी रिपोर्ट बिहार के सर्वे की इससे भी खतरनाक है जी। उसमें बीजेपी के लिए बहुत परेशानी खड़ी होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी तो ये आया कि कौन कितना है, अगली रिपोर्ट में ये आने वाला है किसके पास क्या है और कितना है। जब किसके पास क्या है और कितना है, जुडिशरी में कौन कितना है, जमीनें किसके पास कितनी है, किसके पास मकान है, किसके पास मोटरसाइकिल है, कौन नौकरियों में है, कौन धंधों में है, और कौन बेरोजगार है, कौन गरीबी की रेखा से नीचे है जी। आप क्या भाषण देंगे जुमलेबाजी के जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो परतें खुलती रहेंगी अब अप्रैल तक। कर्नाटक के पास सर्वे पहले से है, वो किसी भी दिन पब्लिक में आ जाएगा। झारखंड करा रहा है और राज्य भी करा रहे हैं जी। तो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मोदी साहब कोई भी डिफेंस नहीं बना सकते, कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें। ये चुनाव इसी पे होना है, क्यों नहीं बना सकते? जो मैंने पहले कहा कि इनका जो 90% वाला वोट शेयर है जी। वो नहीं करने देगा। कोई ताकतवर है वो, उसी की थैलियां इनके पास और उसी का सपोर्ट है, तो वो इनको करने नहीं देगा। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति है मोदी साहब के लिए जी। वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं ओबीसी, लेकिन वो ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और करनी हो तो करें कि अगर 63% ओबीसी निकल कर आ गया है बिहार में, तो 63% के हिसाब से आरक्षण कर दें जी। अगर उनको यही करना है तो कर दें, उनके सामने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ला के कर दें, वो उनके पास है, मोदी साहब के पास। जी जी। प्रकाश जी, आपके पास आना चाहती हूँ। ओबीसी के मुद्दे पर, चाहे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, हर तरह से, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मामला हो, हर तरीके से क्या इंडिया ने बीजेपी को छका दिया है? बहुत संक्षेप में आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहती हूँ, क्या करेंगे अब बीजेपी के लोग? बीजेपी के लोग अब गारंटियां बांटेंगे, मतदाता को ग्राहक बनाने की कोशिश है ये। पहले अखबारों के पाठक होते थे, फिर ग्राहक होने लगे। उसी तरह राजनीतिक पार्टियों ने भी मतदाताओं को ग्राहक मान लिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मोदी का नाम गारंटी की भी गारंटी है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के संवाद बोलने की जरूरत प्रधानमंत्री को, जो कि बड़ी पार्टी के नेता भी हो, क्यों पड़ती है उन्हें जरूरत? क्यों गारंटी देनी पड़ती है? क्यों चुनावी वादे भूल जाते हैं? क्यों सबका विकास भूल जाते हैं और गारंटी की बात करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है मतदाता एक ग्राहक है, उसे माल बेचना है, पैसे देना है, वोट खरीदना है। सर्वमित्रा जी, इतना ही जी। विजय शंकर जी, आपके पास आना चाहती हूँ, क्लोजिंग कमेंट आपका। क्या इंडिया ने बीजेपी को छका दिया है? चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही, अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्या बीजेपी हाफ रही है? अब बिल्कुल इंडिया के जिस दिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस्तीफा दिया और अपनी
आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके पास जब नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब तमाम लोग सक्रिय हुए, एक शेप लेने लगा, जो विपक्षी गठबंधन एक शेप ले रहा था, तो शुरू में भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि इनमें आपस में झगड़ा हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद को लेकर झगड़ा हो जाएगा, मुद्दों को लेकर झगड़ा हो जाएगा, हो सकता है ओबीसी और सवर्ण इनको लेकर झगड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक नाम डिक्लेयर हो गया, एक नाम तय हो गया, उनकी योजनाएं बन गई, उन योजनाओं पर वो काम भी कर रहे हैं। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि या तो उनको डिमोरलाइज करें। डिमोरलाइज करने का एक तरीका इन्होंने ये निकाला है कि अब वो सब पर छापे मारेंगे। प्रशांत जी ने सही कहा, ये बिल्कुल एक तेलंगाना से ही संजय सिंह की गिरफ्तारी का है, और उस गिरफ्तारी में कोई ऐसी चीज नहीं मिल पाएगी, आगे भी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि संजय सिंह के बारे में सभी जानते हैं कि उनको सदन से निलंबित भी इसीलिए किया गया था कि उन्होंने सीधे मोदी अडानी रिश्तों पर सवाल उठाए थे, नारा लगाए थे, और लगातार नारा लगाए थे, और इस बात की मांग की थी कि इस पर बहस हो। लेकिन जब एक दिन सदन बैठा और एक पीयूष गोयल ने कहा, उनके निलंबन का प्रस्ताव रखा, और जगदीप धनखड़ साहब ने इसको मान लिया और पूरे सत्र के लोग निलंबित कर दिए गए। तो निश्चित रूप से सदन के अंदर कोई भी ऐसा स्वर नहीं उठने देना चाहते मोदी के लोग, ताकि उसमें अडानी का नाम आए। दूसरी चीज, आज अभी ये खबर है, मैं भी लाइव लॉ देख रहा था, आज मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में गई है। उसके बारे में आज ये पता लगा है कि ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उसमें मनी का कोई उल्लेख ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब किसी पैसे का आदान प्रदान हुआ ही नहीं, जब मनी ही नहीं आई है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से है? तो जाहिर है कि ईडी के जितने केसेस हैं, अगर आप लाइव लॉ रेगुलर पढ़ रहे हैं और थोड़ी सी कानून की जानकारी है, जैसा कि मैं चूंकि इसी पेशे से हूं, तो जरा समझने मुझे आसानी होती है, तो साफ साफ ये लग रहा है कि ये केवल एक टेरर प्रैक्टिस है, एक डराने की प्रैक्टिस है, ताकि लोग डरें। अब संजय सिंह को पकड़ लिया तो संजय सिंह की वजह से शायद अभिषेक बनर्जी डर जाए, झारखंड के मुख्यमंत्री जी डर जाएं। दिक्कत यह है कि अब लोगों ने डरना छोड़ दिया, और जब डर निकल जाता है तब फिर कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह कि गोदी मीडिया इनका जो है वो बहुत कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा है। बड़े पत्रकारों को इन्होंने गिरफ्तार किया। दिक्कत यह है कि ये पत्रकारों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उन्हें शाम तक छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो शोर मचा, तो सब लोग, आम जनता के तमाम लोग, हमारे जैसे साधारण लोग भी जब सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए इन चीजों को लेकर, तब इससे जो माहौल बना, इससे भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कुछ असहज है। दूसरी पार्टी के अंदर भी, पार्टी के कुछ नेताओं से जिनसे मेरी थोड़ी व्यक्तिगत जान पहचान है और अच्छे स्थिति पे है, उनसे बात होती है, तो वो भी ऑफ द रिकॉर्ड यही कहना चाहते हैं कि बहुत चीजें स्थिति नहीं है। और प्रशांत जी ने बहुत सही बात, मार्के की बात कही है कि इस चुनाव प्रचार में आपको मोदी दिख रहे हैं, शाह साहब दिख रहे हैं, नड्डा दिख रहे हैं, लेकिन न राजनाथ सिंह दिख रहे हैं, न गडकरी दिख रहे हैं, न पीयूष गोयल दिख रहे हैं, भाजपा के और नेता नहीं दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान दिख रहे हैं। बाकी कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान सुना, तो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं एमपी के बारे में है कि साहब वो लड़ना ही नहीं चाहते थे। मध्य प्रदेश में भी वसुंधरा राजे नाराज हैं। तो सब कुछ मिला के शुरू में एक अवतार बनाने की कोशिश की गई, वन मैन शो बनाने की कोशिश की गई, इंदिरा गांधी बनाने की कोशिश की गई कि जैसे इंदिरा गांधी की जो भूमिका कांग्रेस में थी वही मोदी की होगी। तो ये नकल अब उतर रही है, इसका मुलम्मा उतर रहा है। तो मुझे साफ साफ ये लगता है कि इंडिया गठबंधन ने न सिर्फ मोदी शाह को असहज कर दिया है, बल्कि बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी असहज कर दिया है, जिसके 100 साल 2025 में पूरे हो रहे हैं। और वो उस उम्मीद में थी कि 100 साल का जश्न बहुत कायदे से मनाएगी, क्योंकि हो सकता है उसकी सरकार रहे। लेकिन अब ये सपना मुझे टूटता नजर आ रहा है। जी, बीजेपी का मुलम्मा उतर रहा है, संघ का सपना टूटता जा रहा है, इंडिया को डराने की कोशिश नाकाम हो रही है। राहुल गांधी ने कह ही दिया था डरो मत, और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया के तमाम नेता उनके इस डरो मत के मंत्र को बिल्कुल घुट्टी की तरह पी चुके हैं। तो आज के इस चर्चा में अब मैं यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करूं, उससे पहले मैं हमारे तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। विजय शंकर सिंह जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, स्वामी जी, दीपक जी और अमलेंदु जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े रहे और आज की इस चर्चा को आपने सुना। गुड नाइट, शुभ